तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों? अतुल जी। सो बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद जनरल एनेस्थीसिया। कल हमने इनहलेशनल एजेंट्स पढ़े काफी सारे, और लास्ट ड्रग हमने पढ़ा था कौन सा बेटा? कौन सा पढ़ा था हमने? हेलोथेन। आज हम पढ़ते हैं हेलोजिनेटेड एनेस्थेटिक्स। हेलोजन आप जानते हो, फ्लोरीन एक हेलोजन होता है। तो इन ड्रग्स का दूसरा नाम होता है फ्लोरेंस। Why they are named as fluorines? Because सर इनके अंदर फ्लोरीन होता है। Because they contain fluorine. गुड इवनिंग तबस्सुम, अद्यंत, एवरीवन। तो कौन कौन से ड्रग है? हमने एक न्यूमोनिक पढ़ा था माइसाइड करके। तो एक बार ड्रग के नाम लिख लें। एम फॉर मिथॉक्सीफ्लोरेन, इवोफ्लोरेन, एफ लिख देता हूं, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, एंड लास्टली एनफ्लोरेन। अब बेटा इनके हम प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं एक बार। ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट और मैक वैल्यू, ये देख रहे हैं आप, बार बार आ रहा है ना? तो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट मैं आपको बताऊंगा याद क्या करना है। सारी वैल्यूज आप याद नहीं कर सकते। अब बेटा मैंने आपके सामने एक वैल्यूज रख, कैन यू टेल मी इन सब में से कैल्शियम रिलीज बेटा कैसे होता है? कई लोगों के जेनेटिकली ससेप्टेबल लोगों के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो कैल्शियम चैनल होते हैं वो ओवर एक्टिव होते हैं। अगर उनको थोड़ा सा कैल्शियम रिलीज नॉर्मली करना चाहिए, वो जरूरत से ज्यादा रिलीज कर, ठीक है? और ऐसा कई ड्रग्स की वजह से होता है। अब आप बेटा मुझे बताइए, इन सब में से आपको स्लोएस्ट एक्टिंग ड्रग कौन सा लग रहा है? स्लोएस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड रिकवरी, दैट इज मिथॉक्सीफ्लोरेन। Why? Because methoxyfluorine has highest value of blood gas partition coefficient। और इसमें आप फास्ट बता सकते हैं? फास्टेस्ट एक्टिंग कौन सा होगा जिसकी सबसे कम ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट होगा? तो कैन यू टेल मी विच इज द फास्टेस्ट? फास्टेस्ट इज desflurane followed by sevoflurane। अब बेटा मेरा आपसे एक सवाल, अगर आपको एनेस्थीसिया को इंड्यूस करना है तो आप कौन सा वाला जीए प्रेफर करेंगे? मिथॉक्सीफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन या डेसफ्लोरेन? आप कौन सा वाला इंड्यूस करेंगे? अगर आपको एनेस्थीसिया इंड्यूस करना है तो बेटा आप कौन सा वाला प्रेफर करेंगे? शाबाश तबस्सुम जी। द आंसर इज these two agents are used as inducing GA। बट इसमें एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सीवोफ्लोरेन एजेंट ऑफ चॉइस होगा। इसका रीजन अभी हम देखेंगे, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? वेरी गुड, आई थिंक अब आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है। मैक वैल्यू मैं एक बार आपके सामने लिखता हूं, आपने सिर्फ ये वाला वर्ड याद रखना है, मैक वैल्यू याद नहीं करनी, ठीक है? अब मैं मैक वैल्यूज लिखता हूं, 0.2, 1.4, 1.05, 5.7 एंड 1.66। कैन यू टेल मी सबसे पोटेंट कौन सा है, मोस्ट पोटेंट कौन सा है, और पोटेंट कौन सा है? तो मोस्ट पोटेंट कौन सा होगा जिसका सबसे कम मैक वैल्यू होता है? लीस्ट पोटेंट कौन सा होगा जिसका सबसे ज्यादा मैक वैल्यू होता है, उसकी ज्यादा डोज देनी पड़ेगी? तो इट इज मोस्ट पोटेंट among them। desflurane is least potent।
तो डेस्फ्लोरेन की ज़्यादा डोज देनी पड़ती है हमें। तो एग्रीड। और बेटा आप इन बाकी ड्रग्स के साथ लिखेंगे ये सारे ड्रग हाईली पोटेंट है, ठीक है, these drugs are highly, वेरी गुड। अब बात करते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद मिथॉक्सीफ्लोरेन। इट वाज द फर्स्ट फ्लोरेन ड्रग टू बी मेड। सबसे पहला जो हमने ड्रग बनाया था वो था मिथॉक्सीफ्लोरेन। नाउ मिथॉक्सीफ्लोरेन हैज मैक्सिमम, सब में फ्लोराइड कंटेंट, इट हैज मैक्सिमम फ्लोराइड कंटेंट, इसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है। अब प्रॉब्लम यह है दिस फ्लोराइड इज हाईली नेफ्रोटॉक्सिक। फ्लोराइड क्या होता है बेटा? नेफ्रोटॉक्सिक होता है। दैट इज वाई मिथॉक्सीफ्लोरिन, एक और भी लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो हेपेटोटॉक्सिक। तो सारे फ्लोरेन्स में मैक्सिमम हेपेटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक कौन सा है? मिथॉक्सीफ्लोरेन। सेकेंड पॉइंट, मिथॉक्सीफ्लोरेन इज इन्फ्लामेबल या फिर एक्सप्लोजिव। अब कौन से दो ड्रग इन्फ्लामेबल या एक्सप्लोजिव होते हैं? पहला मिथॉक्सीफ्लोरेन एंड सेकेंड इज एनफ्लोरेन। ठीक है, अदर्स आर नॉट इन्फ्लामेबल, बाकी के सारे नहीं होते। क्योंकि मिथॉक्सीफ्लोरेन इज द मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंड हेपेटोटॉक्सिक ड्रग, मिथॉक्सीफ्लोरेन नाउ अडेज इज नॉट यूज नाउ अडेज। अब हम मिथॉक्सीफ्लोरेन यूज नहीं करते, मिथॉक्सीफ्लोरेन अब यूज नहीं होता, तो बाकी के ड्रग्स यूज होते हैं, ठीक है। पर इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमने मिथॉक्सीफ्लोरेन लिख लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग पे, और इस ड्रग पे बहुत सवाल आते हैं, दैट इज सीवोफ्लोरेन। कैन वी से सीवोफ्लोरेन, इट हैज अ वेरी फास्ट onset and recovery. Can you tell me beta why? Because it has a very low blood gas partition coefficient. ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे सीवोफ्लोरेन, इट इज अ स्वीट स्मेलिंग, इसकी स्वीट स्मेल होती है। स्वीट स्मेल होगी तो मुझे बताओ क्या ये आदमी के ब्रोंकस को इरिटेट करेगा? तो इट हैज लीस्ट इरिटेटिंग एक्शन ऑन ब्रोंकस, ये ब्रोंकस को लीस्ट इरिटेट या इरिटेट नहीं करता। डन। नाउ दैट इज व्हाई इट इज प्रेफर्ड इन चिल्ड्रन। कहां प्रेफर करते हैं बेटा? बच्चों में, वरना बच्चे स्वीट स्मेल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज स्टेबल इन कार्डियक डिजीज and neurosurgery patients. The point is, it does not interfere with heart function and brain function. मैं अभी आपको बाद में एक लिस्ट बना के लिखवा दूंगा। ये हार्ट और ब्रेन से इंटरफेयर नहीं करता, हेंस इट इज प्रेफर्ड इन द सर्जरी ऑफ heart disease patients and neuronal patient. Now, what is the main side effect of sevoflurane? Sevoflurane का पहला साइड इफेक्ट, इट मे कॉज सीजर्स। सेकेंड, इट शोज
सोडा लाइम रिएक्शन, इट शोज सोडा लाइम रिएक्शन। तो आप देख रहे हो सारे एस वर्ड हमें याद हो रहे हैं। आई होप आपको सोडा लाइम समझ आ रहा है वर्ड। सर ये ना सोडा लाइम से रिएक्ट करता है एंड इट मेक्स, सोडा लाइम से रिएक्ट करने के बाद इट मेक्स कंपाउंड ए एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बनता है, कंपाउंड ए बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कंपाउंड ए इज नेफ्रोटॉक्सिक, पर बेटा ये बहुत ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होता, बहुत ही कम होता है, ठीक है। इट इज नॉट वेरी हाईली नेफ्रोटॉक्सिक। So this is about your, हो जाएगा बेटा। अभी हम क्या 5 दिसंबर से पहले कर लेंगे। पहले हम करेंगे क्या बेटा, अभी हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे पढ़ने की, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, डोंट वरी। तो सीवोफ्लुरेन सबको याद हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं आइसोफ्लुरेन और डेसफ्लुरेन। Isoflurane and desflurane, they both are used as maintenance agent. क्योंकि इनका ब्लड गैस पार्टीशन को मेंटेनेंस एजेंट में ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। नाउ दे बोथ आर, दे बोथ हैव पंजेंट स्मेल, दे बोथ हैव पंजेंट स्मेल। दोनों की क्या होती है, पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल होने की वजह से ये ब्रोंकस और लैरिंग्स को इरिटेट करता है एंड इट कैन कॉज लैरिंगोस्पाज्म। लैरिंग्स क्या हो जाता है, स्पाज्म में चला जाता है, ये लैरिंग्स को इरिटेट करता है, ठीक है। डन। नाउ डेस्फ्लुरेन के साथ लिखेंगे इट ऑल्सो शो सोडा लाइम रिएक्शन लाइक इवोफ्लुरेन। आइसोफ्लुरेन के साथ लिखेंगे बेटा इट हैज वेजोडाइलेटरी एक्शन। That is why it is used to produce हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन नहीं लिखेंगे, कंट्रोल्ड हाईवे में हाइपोटेंशन। ड्यूरिंग सर्जरी इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, इट इज गिवन टू प्रोड्यूस कंट्रोल। नाउ इसका एक साइड इफेक्ट, आइसोफ्लुरेन कॉजेज, आइसोफ्लुरेन कॉजेज कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। लिस्ट याद आ रही है, आइसोफ्लुरेन कॉजेज कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एन फ्लुरेन लिखते हैं, एन फ्लुरेन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेंटेनेंस एजेंट। इंडक्शन में नहीं देते हम, ठीक है। एन फ्लुरेन साइड इफेक्ट, इट कॉजेस एपिलेप्सी,
इससे एपिलेप्सी या सीजर होता है। सेकंड, इट इज एक्सप्लोजिव। इट इज एक्सप्लोजिव। नाउ यहीं पे लिस्ट बनाते हैं ड्रग्स कॉजिंग सोडा लाइम रिएक्शन। लिखेंगे STD। S फॉर इवोफ्लुरेन, T for trilene, and D for desflurane. Drugs causing soda lime reaction. कोरोनरी स्टील सिंड्रोम याद आया? डाइपाइरिडामोल में पढ़ा था हमने, एंजाइना में, है ना? रॉबिन हुड, कुछ रिवर्स रॉबिन हुड फिनोमिना। रिच एरिया से जो इश्किमिक एरिया होती है वहां का ब्लड जो होता है वो नॉन इश्किमिक एरिया में डाइवर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेटरी एक्शन। तो हमने 4 ड्रग्स पढ़े थे जो कोरोनरी स्टील सिंड्रोम करते थे। HIND, हाइंड, हाइड्रालाजीन, आइसोफ्लुरेन, नाइट्रोप्रोसाइड, और डी से डाइपाइरिडामोल। चेक द लेक्चर्स ऑफ एंजाइना, जहां हमने बहुत डिटेल में डायग्राम्स बना के भी कोरोनरी स्टील सिंड्रोम पढ़ा था, होता कैसे था। ठीक है आदित्य, अद्यंत एक बार एंजाइना वाला टॉपिक पढ़ना, उसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया हुआ है क्या होता है कोरोनरी स्टील। तो बेटा इनहेलेशनल एजेंट हो गए। नाउ लेट्स मेक अ कंपैरिजन ऑफ इनहेलेशनल एजेंट। अब देखते हैं कौन सा ड्रग कार्डियक आउटपुट को मैक्सिमम इंक्रीज करता है, मैक्सिमम डिक्रीज करता है, और लिखेंगे न्यूट्रल, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो कार्डियक आउटपुट को सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है साइक्लोप्रोपेन। हार्ट रेट को साइक्लोप्रोपेन, बीपी को साइक्लोप्रोपेन। कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन की सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती थी। याद आ रहा है किसी बच्चे को कल की क्लास में? क्योंकि इसे हम कंटिन्यूअसली देते रहते हैं डेस्फ्लुरेन को। इंडक्शन में दोगे ना, देखो इंडक्शन में क्या होता है, अभी आदमी जागा हुआ है, उस समय अगर कोई पंजेंट स्मेल होगी तो उसका लैरिंक्स स्पाज्म में चला जाएगा। एक बार आदमी बेहोश हो गया उसके बाद आप बुरी स्मेल वाला एजेंट दे सकते हो। इंडक्शन में आप पंजेंट स्मेल वाला नहीं देना चाहोगे, आदमी आएगा ही नहीं ना आपके पास, वो कहेगा मैं नहीं ले रहा एनेस्थीसिया, बहुत बुरी स्मेल है, तो इसलिए नहीं यूज कर। मैक्सिमम डिक्रीज हेलोथेन, हेलोथेन, हेलोथेन। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। नाउ नो इफेक्ट ऑन कार्डिक आउटपुट, लिखेंगे डेस्फ्लुरेन एंड आइसोफ्लुरेन। हार्ट रेट पे इवोफ्लुरेन, ये सारे के सारे ड्रग, तीनों के तीनों ड्रग। इंट्राक्रेनियल प्रेशर कौन सा ड्रग बढ़ाता है? हेलोथेन। कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्यों? बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन, कल पढ़ा था। ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम कौन करता है? कोई भी नहीं, ऑल अदर। बाकी सबका इंट्राक्रेनियल प्रेशर पे कोई फर्क नहीं। यूटेराइन रिलैक्सेशन हेलोथेन, है ना, इसकी मैक्सिमम मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट है। ब्रोंकोडाइलेशन हेलोथेन। एक और लिखेंगे इवोफ्लुरेन। Hence, Ivoflurane. Hence, these two agents are preferred in asthmatic.
Hence these two agents are preferred in asthma. Yes, फास्ट ऑनसेट होता है, पर फिर भी हम इंडक्शन में नहीं देते क्योंकि बेटा इसकी बहुत ही पंजेंट स्मेल। इंडक्शन में हम यूज करते हैं सीवोफ्लोरेन क्योंकि उसकी स्वीट स्मेल होती है। एक जो आदमी अभी होश में है उसको बुरी सी गंदी सी गैस दोगे वो लैरिंगोस्पाज्म हो जाएगा, इंडक्शन में दोगे। ठीक है, तो स्वीट स्मेल कौन सा था बेटा? स्वीट स्मेल वो फ्लोरेन। पंजेंट स्मेल लेस फ्लोरेन एंड आइसोफ्लोरेन। That is why sevoflurane is given during induction plus maintenance. These drugs are only given during maintenance. अगर आदमी एक बार बेहोश हो गया तब देते। तो सीवोफ्लोरेन को आप इंडक्शन और मेंटेनेंस दोनों में दे सकते हो। पंजेंट स्मेल की वजह से डेस्फ्लोरेन और आइसोफ्लोरेन को आप सिर्फ और सिर्फ, डेस और आइसो का तो बहुत फास्ट है ना एक्शन, पोटेंसी अलग अलग है, एक्शन तो फास्ट है। अतुल जी, ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट अच्छा ही है इनका। ओएस तो मिथॉक्सी का था ना, मिथॉक्सी वो तो यूज ही नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं, दिस पार्ट इज ओनली फॉर एमसीक्यू। इसमें बहुत एमसीक्यू आते हैं। इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन इवोफ्लोरेन, फॉर मेंटेनेंस इवोफ्लोरेन ही एजेंट ऑफ चॉइस है। एस्थमेटिक्स में हेलोथेन एंड इवोफ्लोरेन। रीनल फेलियर में, कार्डियक फेलियर में लिखेंगे डेस्फ्लोरेन, कार्डियक डिजीज में आइसोफ्लोरेन, लिवर फेलियर में इवोफ्लोरेन, न्यूरोसर्जरी में इवोफ्लोरेन। डे केयर सर्जरी का मतलब बेटा सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, इवोफ्लोरेन। ओके, बट यू विल राइट बट safest is xenon, but xenon is no not used। xenon हम यूज नहीं करते, पर सेफेस्ट कौन सा होता है किसी भी ऑर्गन फेलियर में? xenon। पर हम xenon यूज नहीं करते क्योंकि xenon बहुत ही कॉस्टली गैस थी, रेयर गैस थी, मिलती नहीं थी। बट अगर xenon ऑप्शन में है, अगर मार्क दिस xenon इफ गिवन इन ऑप्शन, अगर ऑप्शन में xenon दिया हुआ है तो आपने किसको मार्क करना है? xenon का। मतलब अगर क्वेश्चन में xenon दिया है तो मतलब उनके पास होगा, तभी पूछ रहे। क्लिनिकली एक्चुअल सिनेरियोस में xenon हम यूज करते नहीं है। ठीक है, so these are the inhalational agent of choice. Let's talk about intravenous general anesthetics. इंट्रावीनस, तो इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक्स का बेटा हमने क्या निमोनिक पढ़ा था? टेम्परेचर, केल्विन, यही पढ़ा था हमने। टी से क्या था? थायोपेंटोन। ई से क्या था? इटोमीडेट। एम से क्या था? मिथोहेक्सिटोन, प्रोपोफॉल एंड कीटामीन, यही पढ़ा था हमने। तो एक एक करके अब हम पढ़ते हैं। थायोपेंटोन लिखेंगे ऑलरेडी डिस्कस्ड इन बारबीचुरेट चैप्टर। क्या हम वहां से देख सकते हैं इसे? ऑलरेडी डिस्कस्ड इन बारबीचुरेट चैप्टर। हमने हर पॉइंट लिख लिया था,
सो प्लीज राइट योर सेल्फ। ठीक है, सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपने। प्लीज राइट अगेन हियर अबाउट आयोपेंटो, कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन था, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इटोमीडेट। इटोमीडेट, it is the most hemodynamically stable IV agent. That means it has least effect on heart rate, blood pressure, cardiac output. It has least effect on. That is why etomidate, it is the drug of choice in most, M ले लिया, M ले लिया इसका, H ले लिया और S ले लिया, मोस्ट हीमोडाइनेमिकली स्टेबल। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, मोस्ट हीमोडाइनेमिकली स्टेबल। M फॉर इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन MI पेशेंट्स या फिर हार्ट डिजीज पेशेंट। अगर हमें कोई आईवी एजेंट यूज करना है हार्ट डिजीज पेशेंट में, इटोमीडेट। इनहलेशनल एजेंट यूज करना है वो हम लिख चुके हैं, है ना, आइसोफ्लुरेन था। इट इज गिवन इन हाइपोटेंसिव इंडिविजुअल like in patients of hemorrhage, shock, hemorrhage और hypertensive hemorrhage patient। एक सवाल था, is also given in senile और old age patient, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट में हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन का रिस्क ज्यादा होता है। रीजन, नो इंटरेक्शन विद ब्लड प्रेशर, दैट इज वाई ओल्ड एज में ना बीपी फॉल होना बड़ा कॉमन है, उनके बेरो रिसेप्टर्स काम नहीं करते। अब बेटा इटोमीडेट के साइड इफेक्ट पूछे जाते हैं, ये सवाल है, साइड इफेक्ट ऑफ इटोमीडेट। लिखेंगे निमोनिक ENVC। इटोमीडेट का द पेनफुल इंजेक्शन, इसका जो इंजेक्शन है इट इज हाईली पेनफुल, मैक्सिमम। अभी हम बाद में एक लिस्ट बनाएंगे। इटोमीडेट का इंजेक्शन बहुत ही पेनफुल होता है। इट कॉजेस नॉजिया, वॉमिटिंग, maximum among all IV agents. It may cause vitamin C deficiency. And it also causes corticosteroid deficiency. किसी बच्चे को इसका रीजन पता है? जब मैं आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड बता रहा था, मैंने आपको बताया था कौन कौन से ड्रग्स एड्रीनल ग्लैंड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस को रिड्यूस करते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस को कम करता है। ओके, तो वहां पे आप देखिएगा, मैंने आपको एक न्यूमोनिक भी बताया था, मेक माई ट्रिप करके, मिटोटेन, मिटायरापॉन, ई से इटोमीडेट था। ठीक है, तो इससे एड्रीनल इनसफिशिएंसी होती है। इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, क्योंकि इससे कई एंजाइम्स इनहिबिट होते हैं,
लाइक 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जिससे कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मीथोहेक्सीटोन। मीथोहेक्सीटोन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन बारबीचुरेट्स, बट यहां पे मैं 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा, वहीं से देख लीजिएगा। मीथोहेक्सीटोन रिड्यूस सीजर थ्रेशहोल्ड। Now it is easy to provoke सीजर्स। सीजर्स का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वल्जन्स। Hence, methohexitone, it is the drug of choice for ECT। कोई बच्चा मुझे बताएगा ECT की फुल फॉर्म क्या लिखी थी हमने? कौन सा बच्चा बताएगा ECT की फुल फॉर्म? ECT की फुल फॉर्म तो एक बार ECT पढ़ लेते हैं, इस पे सवाल आते हैं काफी। ECT बेटा स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ये ECT जो होता है ना, इट इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिजीज। इट इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिजीज लाइक डिप्रेशन एक्सेट्रा। अब बेटा फॉर ECT विच ड्रग्स आर यूज? बेटा वही वाले हम ड्रग लिखेंगे, टेम्परेचर, केल्विन, लिखा हमने टेम्परेचर केल्विन। बट एक ड्रग हम ऐड कर देंगे, एक ओपियोइड है फेंटानिल। तो क्या आपको लिस्ट समझ आ गई कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं ECT में? तो टी से थायोपेंटोन। अभी हम देखेंगे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है। इटोमिडेट, मिथोएक्सीटोन, प्रोपोफॉल, एटामीन एंड फेंटानिल। ये सारे ड्रग्स हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? ECT। ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस, ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस इज मिथोहेक्सीटोन। ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस इज मिथोहेक्सीटोन। ठीक है, मिथोहेक्सीटोन, ठीक है। ECT, it has antidepressant action also. Hence it is preferred in डिप्रेशन पेशेंट, क्योंकि डिप्रेशन वाले पेशेंट में हम क्या करते हैं? डिप्रेशन वाले पेशेंट में हम ECT देते हैं। जिन लोगों को सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं, जिनको सुसाइड का रिस्क होता है, डिप्रेस पेशेंट में, उनके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? ECT देते हैं। ठीक है बेटा। तो व्हाट इज द ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस? मिथोहेक्सीटोन। कौन कौन से एजेंट यूज करते हैं हमें पता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ड्रग पे, प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल, इट इज द ओवरऑल मोस्ट कॉमनली यूज्ड जनरल एनेस्थेटिक ड्रग। हम अस्पतालों में मोस्ट कॉमनली कौन सा GA यूज करते हैं? प्रोपोफॉल। पता है आपको सबसे कॉमनली कौन सा यूज होता है? प्रोपोफॉल। इसीलिए सवाल भी आते हैं प्रोपोफॉल। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वी ऑलरेडी नो प्रोपोफॉल का, गाबा को स्टिमुलेट करता है, ग्लाइसिन क्लोराइड चैनल को स्टिमुलेट करता है, ये पूछा जाता है। और कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करता है?
NMDA को, है ना? ये बात तो हम जानते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया था। नाउ प्रोपोफॉल की पहली बात लिखते हैं, ठीक है? प्रोपोफॉल is should be freshly made every time and it is mixed with, इसमें हम प्रोपोफॉल का सॉल्यूशन बनाते हैं, लिखेंगे इट इज मिक्स्ड इन सोयाबीन ऑयल, एग वाइट एंड ग्लिसरॉल। हम इसमें प्रोपोफॉल का सॉल्यूशन बनाते हैं। वी मेक सॉल्यूशन फॉर IV यूज इन these three things। तो प्रोपोफॉल को हम मिक्स करते हैं सोयाबीन ऑयल में, एग वाइट में और ग्लिसरॉल में, और उसके बाद हम इसको फटाफट इंजेक्शन देते हैं। तो कह सकते हैं इट विल हैव सम मिल्की वाइट इमल्शन, इसका मिल्की वाइट इमल्शन होता है और इसकी स्ट्रेंथ होती है 1%। इसमें 1% प्रोपोफॉल होता है, बाकी की सारी चीजें क्या होती है? बाकी की सारी चीजें क्या होती है? सोयाबीन ऑयल, एग वाइट और ग्लिसरॉल। अब मुझे बताइए बेटा, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा दैट दिस सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड, दिस सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड जब आपने बनाया विद इन 6 आवर्स। अगर आपने इस सॉल्यूशन को बनाया, इट शुड बी यूज्ड विद इन 6 आवर्स। एनी रीजन? कौन सा बच्चा बताएगा क्या रीजन हो सकता है बेटा? सोयाबीन ऑयल है, ग्लिसरॉल है, एग वाइट है, तो इसको 6 घंटे में क्यों यूज करना है? इसे ज्यादा देर हम क्यों नहीं रख सकते प्रोपोफॉल को? एनीवन? एनीवन? कौन सा बच्चा बताएगा? क्योंकि साहब इन सब चीजों में, एग में, ग्लिसरॉल में और सोयाबीन में किसकी ग्रोथ हो सकती है? देयर कुड बी बैक्टीरियल ग्रोथ। अदरवाइज क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा। बेटा अगर आप बच्चे काफी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पढ़िएगा, कुछ 5-6 महीने पहले इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट अस्पतालों में, मैं उस अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, प्रोपोफॉल का इंजेक्शन दिया और कुछ 10 से 15 लोग मर गए। बाद में देखा गया, एक ही दिन में, बाद में देखा गया कि ये जो प्रोपोफॉल लगाया था, इस पे बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन हो गई थी। आपको पता है बात? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सर्च करिएगा क्लास के बाद गूगल पे, प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन से एक अस्पताल में बहुत सारे लोग मरे हैं क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो गया था प्रोपो। ओके, डन। लास्टली, प्रोपोफॉल इट हैज alkaline pH of 11. Now first update that propofol can be given, पहले हम कहते थे जिन लोगों में एग से एलर्जी है उसमें हम प्रोपोफॉल नहीं दे सकते। अब कहते हैं प्रोपोफॉल कैन बी गिवन इन पेशेंट्स ऑफ एग एलर्जी। अब हम दे सकते हैं। नाउ वी मेड अ न्यू ड्रग पोस्ट प्रोपोफॉल। क्या आप बता सकते हो? किसी भी ड्रग में हम फॉस लगा देते हैं, फॉस का मतलब इस पे
फॉस्फेट अटैच्ड है और किसी भी ड्रग पे आप फॉस्फेट अटैच कर देते हो, दिस बिकम्स मोर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ऊपर वाले सारी चीजें क्या थी, लिपिड्स थी, फैट्स थी, है ना। ये सोयाबीन ऑयल, ग्लिसरॉल, एग, ये सारे लिपिड्स या फैट है। तो इसको हमने ज्यादा वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए क्या किया, प्रोपोफॉल के साथ फॉस्फेट अटैच कर दिया। इफ इट इज मोर वाटर सॉल्युबल, इट कैन बी गिवन एज अ फास्टर आईवी इंजेक्शन। जो ड्रग वाटर सॉल्युबल होता है उसको आप ज्यादा फास्ट दे सकते हो, उससे फिर ब्लड वेसल डैमेज नहीं होंगी। ऑयली सब्सटेंस से ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है। हाँ, एग एलर्जी नहीं होती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ प्रोपोफॉल। नाउ propofol, it is the overall the most common general anesthetic both for induction and maintenance। यही वाला ड्रग सबसे कॉमनली हमारे अस्पतालों में यूज होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कौन सा एजेंट यूज होता है, प्रोपोफॉल। तो लेट्स सी व्हाट आर द डोजेस ऑफ प्रोपोफॉल। न्यूमोनिक लिखेंगे डे टाइम, न्यूमोनिक लिखेंगे डे टाइम। कहाँ ये ड्रग ऑफ चॉइस है, प्रोपोफॉल इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी। कुछ याद आ रहा है डे केयर सर्जरी, जब आपने सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, तो डे केयर सर्जरी में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है, प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी। सेम डे पेशेंट को आपने डिस्चार्ज करना है, कोई माइनर सी सर्जरी है, हर्निया की, हाइड्रोसील की, सेम डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया, इसको हम बोलते हैं टीवा। क्यों, बिकॉज इट इज गिवन फॉर बोथ इंडक्शन एंड मेंटेनेंस, ये दोनों काम कर देते हैं। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू प्रोड्यूस आईसीयू पेशेंट्स में सिडेशन। अगर आईसीयू पेशेंट में सिडेशन प्रोड्यूस करनी है, प्रोपोफॉल। इट इज इन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, इट इज अ सेफ ड्रग। It is safe in patients of malignant hyperthermia and it ends nausea and vomiting. That means it has anti-emetic effect. नोजिया वॉमिटिंग एमिसिस किससे होती थी, नोजिया वॉमिटिंग में वॉमिटिंग एमिसिस किससे होती थी, एमिसिस होती है इटोमीडेट से। इटोमीडेट वॉमिटिंग करता है, प्रोपोफॉल सप्रेस कर। ओके, ये ब्रेन में सीटीजेड एरिया पे काम करता है। साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोपोफॉल, लिखेंगे 5 P, 5 P, 6 P कर देते हैं। पहला, पेनफुल इंजेक्शन। बट फोर्स प्रोपोफॉल it is less painful because it is more water soluble। सेकेंड, 5 ही P कर देते हैं। सेकेंड, its side effect is it may cause pancreatitis। pancreatitis होता है इससे। it has pleasurable effect।
प्लेजरेबल इफेक्ट का मतलब इससे एडिक्शन होता है। देन इट कॉजेस ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस मीन्स abnormal बॉडी posture। तो posture जो है बॉडी का एबनॉर्मल हो जाएगा। एंड इट कॉजेस प्रिस। प्रिस स्टैंड्स फॉर प्रोपोफॉल रिलेटेड इन्फ्यूजन सिंड्रोम। प्रोपोफॉल रिलेटेड इन्फ्यूजन सिंड्रोम। ओके, नाउ इसमें क्या होता है बेसिकली, सर्टेन जेनेटिकली ससेप्टेबल पीपल, उनमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो जाता है। सब में नहीं होता, कई जेनेटिकली ससेप्टेबल लोगों में होता है। क्यों होता है हम नहीं जानते, जिसकी वजह से देर इज डिक्रीज इन एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी हार्ट को चाहिए, मसल्स को चाहिए, विच में लीड टू कार्डियक फेलियर। इस सब में नहीं होता, बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट। मसल डैमेज हो जाएगी, रैप्डोमायोलाइसिस, एंड लिवर फेलियर। क्यों होता है हम नहीं जानते, तो ऐसे साइड इफेक्ट्स को आप बोलते हो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शंस को हम? इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। क्यों होता है हमें नहीं पता, पर कई जेनेटिकली ससेप्टेबल लोगों में प्रिस सिंड्रोम होता है। इट्स अ वेरी रेयर डिजीज, इट्स अ रेयर साइड इफेक्ट। डन। लेट्स टॉक अबाउट पेनफुल है तो एडिक्शन कैसे होगा। होगा, दर्द में भी मजा है जी। एक बात बताओ, जो लोग मॉर्फिन के इंजेक्शन लेते हैं, आईवी आईवी इंजेक्शन लेने पे वैसे भी पेन होता है, लोग फिर भी लेते हैं। तो वो दर्द में। कीटामीन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ठीक है, कीटामीन। कीटामीन व्हाट इज द केमिकल नेचर, ये पूछा जाता है। केमिकली कीटामीन इज फिनाइल साइक्लिडीन। ये पूछा जाता है इसका केमिकल नेचर क्या है, फिनाइल साइक्लिडीन। ठीक है, नाउ दिस ketamine, it is also known as एंजल डस्ट। कई लोग ना इसे एंजल डस्ट बोलते हैं। वाई? बिकॉज पीपल दे अब्यूज दिस ड्रग। इसका अब्यूज या एडिक्शन करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज अ हेल्यूसिनोजेनिक। हेल्यूसिनोजेनिक होता है। लोग इसको ना, लोगों को कलर्स दिखते हैं, फीलिंग आती है, तो लोग इसका, इट्स अ हाईली एडिक्टिव ड्रग। बहुत लोग इसका ना मिसयूज करते हैं कीटामीन का। एक बात बताओ, कीटामीन कौन सी कैटेगरी का ड्रग होगा फिर? सॉरी, कौन से शेड्यूल का ड्रग होगा? शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, शेड्यूल एक्स, कौन सा होगा? शेड्यूल एक्स ड्रग। पता था जितने भी एडिक्टिव ड्रग होते हैं उसको हम किस में डालते हैं? शेड्यूल एक्स में। तो लोग इसका मिसयूज, बिकॉज इट इज हाईली एडिक्टिव। Ketamine, remember, it is also misused as date rape drug.
पढ़ा था हमने। और कौन सा एक बेंजोडाइजेपीन पढ़ा था हमने डे ट्रेप ड्रग में? कौन सा बेंजोडाइजेपीन पढ़ा था जिसका कोई कलर नहीं होता, स्मेल नहीं होती, ड्रिंक्स में मिक्स कर सकते हो? ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ketamine. Ketamine, its main mechanism of action is it is NMDA antagonist. इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज NMDA एंटागनिस्ट। पढ़ा था हमने। नाउ कीटामीन की बेटा दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कीटामीन हैज टू वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट यू हैव टू रिमेंबर। कीटामीन प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। कीटामीन से बेटा क्या होता है? ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। अभी बताता हूं क्या होता है ये। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, ketamine it has a very strong analgesic action. It has a very strong analgesic action. Because of this reason injection of ketamine, बताइए पेनफुल होगा कि पेनलेस होगा? कीटामीन का जो इंजेक्शन होगा वो पेनफुल होगा कि पेनलेस होगा? इंजेक्शन ऑफ कीटामीन इज पेनलेस। दिस इज एन MCQ। इंजेक्शन ऑफ कीटामीन इज पेनलेस। बाद में हम लिस्ट बनाएं। अब बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया? तो आदमी को क्या होगा? द पर्सन विल हैव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। आदमी बेहोश हो जाएगा। बट बट रिफ्लेक्सेस आर मेंटेन्ड। आदमी की जो रिफ्लेक्सेस होंगी वो मेंटेन रहेंगी। तो एक बात बताओ, एक आदमी बेहोश होगा तो क्या होगा? क्या वो खांसी कर सकता है? क्या वो पेशेंट कफ कर सकता है? तो कैन वी से ऑल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस आर नॉट लॉस्ट। आदमी बेहोश होगा पर वो रिफ्लेक्स वे में रिस्पॉन्ड करता रहेगा। आदमी रिफ्लेक्स वे में रिस्पॉन्ड करता रहेगा। ठीक है, रिफ्लेक्स वे में रिस्पॉन्ड करता रहेगा। दैट इज वाई ketamine it is the drug of choice for surgery in patient with full stomach या स्टमक में फूड है। क्या आप बता सकते हो हम पेशेंट को सर्जरी से पहले 12 घंटे तक एटलीस्ट आदमी को कहते हैं कुछ खाना नहीं है? इसका एक रीजन है बेटा। अगर आदमी बेहोश है तो डोंट यू थिंक जो स्टमक में फूड है वो रिफ्लक्स होके लंग्स में आ सकता है? ये फूड रिफ्लक्स होके लंग्स में आ सकता है। नॉर्मली ये फूड लंग्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा ये जो एपिग्लॉटिस वगैरह होता है ये फूड को आने नहीं देता। रिफ्लेक्स होती है ना, ये भी रिफ्लेक्स होती है ना। तो देर विल बी नो एस्पिरेशन ऑफ फूड इनटू लंग्स, क्योंकि ऊपर जो रिफ्लेक्सेस हैं एपिग्लॉटिस वाली वो मेंटेन रहेंगी। ठीक है। ketamine has additional
ketamine has additional sympathetic activity. ये पॉइंट याद रखना. Ketamine has additional sympathetic activity. So let's see, because of sympathetic activity, ketamine has bronchodilatory effect. It stimulates heart and it produces vasoconstriction. So it is the IV agent of choice in asthmatic. क्या आप बता सकते हो इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा था एस्थमेटिक में? इनहेलेशनल एजेंट था आपका हेलोथेन. इनहेलेशनल एजेंट कौन सा था? हेलोथेन. आईवी एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा होता है एस्थमेटिक में? कीटामिन. बिकॉज इट स्टिमुलेट्स हार्ट, it increase cardiac output. Because it increase cardiac output, it is preferred in patient of shock. Agreed? Same reason, it increases blood pressure. Hence, it is preferred in patients of shock patients. तो शॉक पेशेंट्स में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है आपका? कीटामीन. इनहेलेशनल कौन सा था बेटा, मैंने आपको बताया? इनहेलेशनल था साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन की भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती थी. डन. डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइड इफेक्ट्स ऑफ कीटामीन. निमोनिक लिखेंगे 22. तो फर्स्ट इज ketamine causes vivid dreams. या hallucination. Agreed? That is why it is contraindicated in patients of जिसको क्या है? स्किज़ोफ्रीनिया है. स्किज़ोफ्रीनिया वाले पेशेंट्स में hallucination होता है. It increase intracranial pressure and intraocular pressure. That is why it is contraindicated in head injury patient and it is contraindicated in glaucoma patient. C for it causes cardiac stimulation. That is why it is contraindicated in MI patient. Why? Because it will increase oxygen demand. And lastly, it causes epilepsy. Hence, it is contraindicated in seizure patient. It is contraindicated in seizures patient. ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट कीटामीन. अब हम एक समरी बनाते हैं बेटा. तो एक समरी बनाते हैं सारे. कंपैरिजन ऑफ इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक. हमें 4 ड्रग पढ़ने हैं. मिथोएक्सीटोन तो सिर्फ ईसीटी में यूज हो. हाफ लाइफ. सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? थायोपेंटोन इन सब में लॉन्गेस्ट है. कीटामीन शॉर्टेस्ट है. नॉजिया वॉमिटिंग नो इफेक्ट. ठीक है. मैक्सिमम इंक्रीज. और प्रोपोफॉल डिक्रीज.
तो कौन सा ड्रग नॉजिया वॉमिटिंग करता है? इटोमीडेट। कौन सा नहीं करता? कौन सा नहीं करता? प्रोपोफॉल। ठीक है। कौन सा कम कर देता है नॉजिया वॉमिटिंग? प्रोपोफॉल। स्किज़ोफ्रेनिया बेटा मैं आपको बताऊंगा, साइकेट्रिक डिजीज को बोलते हैं। बताऊंगा आपको, डिजीज पढ़ेंगे हम, ट्रीटमेंट ड्रग सब पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर को लिखेंगे, कम करेगा, कम कर दो, कम कर दो। कार्डिक आउटपुट को कम कर दो, कम कर दो। आईसीपी को कम कर दो, कम कर दो, कर दो। आईओपी को कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। रेस्पिरेटरी रेट को कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। ठीक है, सब कम कर रहे हैं। मैक्सिमम कौन करेगा लिखेंगे। सबसे ज्यादा बीपी को कौन कम करता है? आईसीपी को कौन कम करता है? रेस्पिरेटरी रेट को कौन कम करता है? ब्रेन को सप्रेस करता है प्रोपो। अब सवाल आता है, कौन सा ड्रग इंक्रीज करता है बीपी? वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। क्या हम ये पैटर्न याद रख सकते हैं? तो विच ड्रग इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट? आंसर इज बीटा। समझ गए? इजी है, मुश्किल तो नहीं है। कौन से ड्रग का पेनफुल इंजेक्शन है? अब बताइए, मोस्ट पेनफुल इंजेक्शन किसका है? मोस्ट पेनफुल इंजेक्शन इज इटोमिडेट। विच ड्रग हैज पेनलेस इंजेक्शन? इटामी। एंड दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसी। इस पे बहुत सवाल आते हैं बेटा। ठीक है, याद कर सकते हैं हम, याद कर सकते हैं। डन। ठीक है, so this completes your intravenous general anesthesia. Let's talk about the last part in anesthesia, add-on drug या adjunctive drug. Adjunctive drug means add-on drugs. और कौन कौन से ड्रग हम कंबाइन करते हैं ताकि बैलेंस्ड वे में एनेस्थीसिया प्रोड्यूस। अब एक ड्रग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेक्समेडिटोमिडिन। डेक्समेडिटोमिडिन एक ये ड्रग, इस पे कई बार सवाल आते हैं। डेक्समेडिटोमिडिन, it is alpha 2A agonist, just like which drug? Like clonidine. Like clonidine. And because of this effect, it has three effects. It reduces sympathetic discharge, just like clonidine. It has sedative action. ठीक है, and it has analgesic action, pain relieving action. तो इसको हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं बेटा? हम ना इसको दूसरे ड्रग्स के साथ ऐड कर देते हैं. नाउ इट इज एडेड विद अदर GA to reduce their dose requirement. क्योंकि बेटा बाकी के जो जनरल एनेस्थेटिक होते हैं उनसे ना रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह हो जाएगा अगर हम ज़्यादा डोज दें। तो हम क्या करते हैं, ड्रग ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सिडेटिव इफेक्ट इस ड्रग के साथ आ जाए और थोड़ा सा पेन किलिंग इफेक्ट इसके साथ आ जाए। बट डेक्समेडिटोमिडीन के साथ एक वर्ड याद रखना है अपना, आपने एक बात याद रखनी है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी अदर इफेक्ट. Disadvantage, it is not a complete anesthetic.
बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इट डज नॉट प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियस। ये सुला देता है पर आदमी को बेहोश नहीं करता। देखो बेटा, सोना और बेहोश होना दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप सो रहे हो तो मैं आपको जगा सकता हूं ना। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब अब आप बेहोश हो, मैं आपको जगा नहीं सकता। सेडेशन इज अ डिफरेंट थिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ डिफरेंट। नाउ अदर एडजंक्टिव ड्रग, ठीक है। पहला लिखेंगे और कौन कौन से ड्रग्स हमें यूज करने हैं। अदर एड ऑन ड्रग्स इन एनेस्थीसिया। अदर एड ऑन ड्रग्स इन एनेस्थीसिया। बेटा पहला ड्रग लिखते हैं, एक मिनट। तो पहला ड्रग लिखते हैं, एडजंक्टिव ड्रग इन एनेस्थीसिया इज, कैन यू टेल मी, चलो क्विज खेलते हैं। विच ड्रग विल रिड्यूस, विच ड्रग विल प्रोड्यूस, बताओ एनेस्थीसिया के दौरान हमें क्या करना है। वी नीड टू प्रोड्यूस एमनीजिया। हमें क्या प्रोड्यूस करना है, एमनीजिया, एंक्शियोलिटिक एंड एंक्शियोलिटिक एक्शन। कैन यू टेल मी विच ड्रग इज यू। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया हम चाहते हैं कि आदमी को कुछ याद ना रहे और उसकी टेंशन कम हो जाए। कौन सा ड्रग ऐड करोगे आप, एनीवन, कौन सा ड्रग ऐड करोगे जिससे एंजाइटी कम हो जाती है, चिंता कम हो जाती है और आदमी को एंटेरोग्रेड एमनीजिया होता है, हमने पढ़ा था। द आंसर इज बेंजोडाइजप। याद आ रहा है बेंजोडाइजपीन कौन कौन से थे, 4 अप्रूव्ड थे। कौन से थे वो 4, डाइजीपाम, लोराजीपाम, मिडाजोलाम, रेमीमाजोलाम। तो ये भी हम यूज करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, डोंट यू थिंक जब आदमी बेहोश है तो कंटिन्यूअसली उसमें रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस आ रही होंगी, है ना, म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस हो रहा होगा। और हम जानते हैं ड्यूरिंग एनेस्थीसिया आदमी की रिफ्लेक्सेस तो लॉस्ट हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी सिक्रीशंस, सीलियरी मूवमेंट तो होती नहीं है। जब आदमी जब आदमी बेहोश होता है तो उसमें सीलियरी मूवमेंट तो होती नहीं है। तो इस सारी की सारी सिक्रीशंस नीचे लंग्स में जा सकती हैं और अगर ये लंग्स में चली गई तो आदमी को क्या हो जाएगा, एस्पिरेशन हो जाएगा, है ना। कौन सा ड्रग दोगे टू रिड्यूस लैरिंजल और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। कौन सा ड्रग सिक्रीशंस कम करता है, लिखोगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। कौन से ड्रग्स देते हैं हम, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं टू रिड्यूस रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, लाइक 3 ड्रग्स, एट्रोपिन, आयोसिन। बट बेटा आपसे कौन सा पूछा जाता है, ग्लाइकोपाइरोलेट। कौन सा पूछा जाता है, ग्लाइकोपाइरोलेट आपसे पूछा जाता है, यही कॉमनली यूज होता है। ये हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, ग्लाइकोपाइरोलेट। बेटा और क्या करना है ड्यूरिंग हमें सर्जरी, और क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, डोंट यू थिंक बेटा अगर कुछ स्टमक में कंटेंट होगा, अगर कुछ स्टमक में कंटेंट होगा, ये रिफ्लक्स होके
लंग्स में आ सकता है। तो हमें क्या करना है बेटा, यहां पे जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर को बोलते हैं LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को हमें क्या करना है, क्लोज कर देना है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स तो काम नहीं कर रही। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, विच ड्रग विल इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड क्लोज LES, lower esophageal sphincter, so that reflux is avoided. These drugs are known as prokinetics. इन ड्रग को हम क्या बोलते हैं, प्रोकाइनेटिक्स। मैं आपको बताऊंगा इन ड्रग के बारे में। ड्रग का नाम लिख लो, मीटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, मीटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन। लास्टली, पोस्ट चॉप आदमी रिकवर हो गया, एनल्जीसिया, उसको सर्जरी के बाद पेन हो रहा होगा, तो वी हैव टू गिव पेन किलर। कैन यू टेल मी द बेस्ट पेन किलर? ओपियोइड्स, लाइक मॉर्फी, पेथिडीन, बहुत सारे ओपियोइड थे ना, फेंटानिल, एक्सेट्रा। ये कंप्लीट लिस्ट है आपकी अदर एड ऑन ड्रग्स की, जो हम एनेस्थीसिया में देते हैं। ठीक है, एक सेकंड के लिए बेटा आप मुझे देंगे, एक सेकंड। Done. So this completes our general anesthetic. Let's start with the next topic, that is local anesthetic. Now, local means these drugs will have local action. Local action means they do not cross blood-brain barrier. Hence, they will not produce loss of consciousness. वो जनरल एनेस्थीसिया वाले करते थे। एंड एनेस्थीसिया का मतलब क्या था? These drugs, they will suppress पेरीफेरल न्यूरॉन्स। जनरल एनेस्थेटिक्स कौन से न्यूरॉन को सप्रेस करते हैं? ब्रेन वालों को। लोकल एनेस्थेटिक किसको सप्रेस करते हैं? पेरीफेरल न्यूरॉन्स। एंड हेंस दे विल प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ sensation. They produce reversible loss of sensation. So remember, local anesthetics, they act on peripheral nerves. General anesthetics, they act on brains, CNS, and they produce loss of consciousness. अब बात करते हैं बेटा, what is the mechanism of action of local anesthetic? ठीक है, mechanism of action. Local anesthetics, okay, they block goose dependent सोडियम चैनल। कौन से चैनल को ब्लॉक करते हैं? दे ब्लॉक
यूज डिपेंडेंट सोडियम चैनल इन न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स डीपोलराइज नहीं होंगे, क्योंकि वो डीपोलराइज नहीं होंगे तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, न्यूरॉन्स कंडक्ट करना बंद कर देंगे, न्यूरॉन्स कंडक्ट करना बंद कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये काम कैसे करते हैं। तो एक न्यूरॉन बनाते हैं बेटा, ठीक है, एक न्यूरॉन बना, मान के चलो एक न्यूरॉन है। आप जानते हो जब ये न्यूरॉन डीपोलराइज होता है तो उसमें क्या होता है, न्यूरॉन डीपोलराइज कैसे होता है, जब उसमें सोडियम आता है, जब उसमें सोडियम आता है। तो मान के चलो ये सोडियम चैनल है, और जैसे न्यूरॉन डीपोलराइज होता है सोडियम चैनल आता है, न्यूरॉन कंडक्ट करता है, कंडक्ट सेंसेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है। डन। अब देखते हैं, अब देखते हैं एलए कैसे काम करते हैं। तो देखेंगे बेटा, लोकल एनेस्थेटिक्स, you will write, they enter inside the neurons, they enter inside the neuron। तो एक एलए है, ये पहले क्या करेगा, न्यूरॉन के अंदर जाएगा, एंड फ्रॉम इनसाइड द न्यूरॉन दे ब्लॉक सोडियम चैनल, फ्रॉम इनसाइड। ये बात समझ आई। अब ये जाके सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा इन ओपन स्टेट। क्या लिखेंगे, ओपन और इनएक्टिव स्टेट लिखेंगे, इन, यस, ओपन और इनएक्टिव स्टेट। इसका मतलब क्या है मैं अभी बताऊंगा। इन ओपन और इनएक्टिव स्टेट, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे रिड्यूस कंडक्शन ऑफ नर्व, दे रिड्यूस नर्व कंडक्शन। अब बेटा मैंने आपको एक नई चीज बताई, ओपन और इनएक्टिव स्टेट। इस ओपन और इनएक्टिव स्टेट में जब हम सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, इसको बोलते हैं हम यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेज। इसको हम क्या बोलते हैं, यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेज। अब इस बात को समझते हैं कि ये यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेज क्या चीज है। ठीक है, समझे इस बात को, यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेज। बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लॉजिकली इसका आंसर दीजिएगा। मान के चलो एक न्यूरॉन है, मान के चलो एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन में लेट्स से वेरियस स्टेट ऑफ सोडियम चैनल। सोडियम चैनल कौन कौन सी स्टेट में होता है, पहली स्टेट होती है बेटा सोडियम चैनल की, ये सोडियम चैनल क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज्ड है। तो ये जैसे स्टिमुलस आया ये सोडियम चैनल ओपन हो गया, ये चैनल ओपन हो गया, और जैसे ही ओपन होता है इसमें सोडियम कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इस ओपन स्टेट से ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, पर सोडियम कंडक्ट नहीं होगा, सोडियम अंदर नहीं जाएगा। क्या हम ओपन स्टेट को एक्टिव स्टेट बोल सकते हैं, और इस स्टेट को हम बोलते हैं इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया। जैसे ही इनएक्टिव होता है फिर ये बहुत ही स्लोली स्लोली कम बैक्स टू क्लोज्ड स्टेट। तो पहले बेटा मुझे बताओ क्या ये बात समझ आई।
ठीक है। इनएक्टिव स्टेट में देयर इज स्टॉप कंडक्शन, सोडियम कंडक्ट नहीं होता। ठीक है। अब बेटा लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, इस बात को समझिए। मैं आपके लिए बनाता हूं ये डायग्राम दोबारा से। मान के चलो ये इनएक्टिव स्टेट है। इनएक्टिव स्टेट से दोबारा हमें कौन सी स्टेट में लाना है, क्लोज्ड स्टेट में लाना है। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स आते हैं और इसको ब्लॉक कर देते हैं। और ये ड्रग फिर क्लोज्ड स्टेट में नहीं आ पाता। डोंट यू थिंक? अब मुझे आप एक बात बताइए, अब मैं आप बच्चों से एक सवाल पूछता हूं। अगर हमें सोडियम को कंडक्ट करवाना है तो हमें कौन से स्टेट पे सोडियम चैनल चाहिए? इन विच स्टेट सोडियम कैन एंटर? चैनल कौन सी स्टेट में होने चाहिए तभी सोडियम अंदर आएगा? क्लोज्ड स्टेट में। अगर वो क्लोज्ड है तभी ओपन होगा। अगर वो क्लोज्ड है तभी ओपन होगा। अब बेटा वो क्लोज स्टेट में आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो क्लोज स्टेट में नहीं आ रहा तो सोडियम एंटर नहीं करेगा। क्या ये बात समझ आई? वेरी गुड। अब बेटा मेरा आप लोगों से एक सवाल, मेरा आप बच्चों से एक सवाल, थिंक इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर दो नर्व्स हैं, एक नर्व बहुत ही बार बार कंडक्ट करती रहती है, एक नर्व है बहुत मेहनत करती है, बार बार काम करती रहती है। दूसरी नर्व बड़ी लेजी है, ये नर्व काम नहीं करती, कभी कभार काम करती। मुझे बताइए, अगर एक नर्व बार बार यूज हो रही है, इफ अ नर्व इज यूज्ड अगेन एंड अगेन, इफ अ नर्व इज कैरिंग सेंसेशन अगेन एंड अगेन, तो ज्यादातर सोडियम चैनल कौन सी स्टेट में होंगे? अगर एक नर्व बार बार यूज हो रही है, रेस्टिंग स्टेट पे ज्यादातर सोडियम चैनल कौन सी स्टेट में होंगे? और बार बार यूज्ड स्टेट्स में सोडियम चैनल ज्यादातर कौन सी स्टेट्स में होंगे? आपसे एक सवाल। रेस्टिंग स्टेट में मैक्सिमम सोडियम चैनल्स आर एट क्लोज्ड स्टेट। और अगर एक नर्व बार बार यूज हो रही है तो ज्यादातर सोडियम चैनल ओपन और इनएक्टिव स्टेट में होंगे। ज्यादातर सोडियम चैनल ओपन और इनएक्टिव स्टेट में होंगे। अब बेटा मेरा आप लोगों से एक सवाल, आप लोगों से एक सवाल। एक आदमी आया, एक आदमी आया, उसको ना हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। एक आदमी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बार बार पेन सेंसेशन कैरी हो रही है, एक आदमी को हाथ में पेन हो रहा है, आपने सर्जरी करनी है। मुझे बताइए, अगर एक आदमी को पेन हो रहा है तो ज्यादातर सोडियम चैनल कौन सी स्टेट में होंगे? अगर एक आदमी को अगर एक आदमी को पेन हो रहा है तो ज्यादातर सोडियम चैनल कौन सी स्टेट पे होंगे? व्हाट इज योर आंसर? सॉरी, लेट मी रिपीट अगैन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा लोग आपसे। मेरा आप बच्चों से एक सवाल, मेरा आप बच्चों से एक सवाल। रेस्टिंग स्टेट पे ज्यादातर सोडियम चैनल जब नर्व नहीं कंडक्ट करती, ज्यादातर सोडियम चैनल क्लोज स्टेट्स पे होते हैं। ज्यादातर सोडियम चैनल क्लोज स्टेट में होते हैं। और अगर यूज हो रही है, लेट्स से आदमी को पेन हो रहा है,
पेन की सेंसेशन हो रही है। ज्यादातर सोडियम चैनल कौन सी स्टेट में होंगे? ज्यादातर सोडियम चैनल कौन सी स्टेट पे होंगे? हाँ बेटा, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपके लिए। डोंट वरी, मैं रिपीट अगेन कर रहा हूँ, कुछ आ जाता है टेक्निकल इशू। मेरा आपसे एक सवाल, अगर एक न्यूरॉन कंडक्ट नहीं कर रहा, रेस्टिंग न्यूरॉन, ज्यादातर सोडियम चैनल्स कौन सी स्टेट में होंगे? क्लोज्ड स्टेट में। एंड लेट्स से एक न्यूरॉन सेंसेशन कैरी कर रहा है, पेन एक्सेट्रा, सेंसेशन कैरी कर रहा है। अगर एक आदमी को पेन है तो ज्यादातर सोडियम चैनल कौन सी स्टेट में होंगे? ओपन या फिर इनएक्टिव स्टेट में? ज्यादातर सोडियम चैनल कौन सी स्टेट में? तो जब न्यूरॉन्स बार बार यूज हो रहे हैं तो वो पेन या कोई भी सेंसेशन कैरी कर रहे होंगे। तो ज्यादातर सोडियम चैनल कौन सी स्टेट में होंगे? ओपन और इनएक्टिव में। अब आप मुझे बताइए, लोकल एनेस्थेटिक्स, मुझे बताइए लोकल एनेस्थेटिक्स कौन से न्यूरॉन्स पे ज्यादा काम करेगा? लोकल एनेस्थेटिक्स दे एक्ट मेनली ऑन द यूज्ड न्यूरॉन यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेज। इसे हम क्या बोलते हैं? यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेज। तो जो न्यूरॉन्स बार बार यूज हो रहे हैं, बार बार सेंसेशन कैरी कर रहे हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स मेनली उनको ब्लॉक करेंगे। नॉर्मल है ना? क्या ये बात समझ आई? और यही हम चाहते हैं, जब आदमी को पेन हो रहा है तभी ब्लॉक करें, वरना ना करें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, तो दिस इज यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेज। सब बच्चों को ये बात समझ आई? अब बेटा, हमने यहां पे क्या बात पढ़ी थी कि लोकल एनेस्थेटिक्स को सेल के अंदर जाना होता है पहले, और ये सोडियम चैनल को सेल के अंदर से ब्लॉक करते हैं। मुझे बताइए कैसा ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है? कैसा ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है? लिपिड सॉल्युबल के वाटर सॉल्युबल? लिपिड सॉल्युबल के वाटर सॉल्युबल? तो लिखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ऑल लोकल एनेस्थेटिक्स आर वीक बेसिक ड्रग्स। All local anesthetics are weak basic drugs. इनका पीके वैल्यू होता है के बी, that is 8 to 9. Now which student will tell me that all local anesthetics are mixed with sodium bicarbonate? Sodium bicarbonate is a highly basic molecule. कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, अगर हम एक वीक बेसिक ड्रग को उससे भी ज्यादा बेसिक मीडिया में डाल दें, बेसिक ड्रग इन बेसिक मीडिया विल बिकम मोर लिपिड सॉल्युबल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिस्ट्री याद करते हैं, इंक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी of local anesthetics. It will increase lipid solubility of local anesthetics
है ना? Hence, more local anesthetics will enter into neuron. More local anesthetics will easily enter into the neurons. Agreed? तो अब आप मुझे बताइए, what is the advantage of giving sodium bicarbonate? हमें LA की ज्यादा डोज देनी पड़ेगी कि कम डोज देनी पड़ेगी? हमें LA की अब ज्यादा डोज देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी? ये ज्यादा लिपिड सॉल्युबल हो गया, इंजेक्शन दिया तो नर्व्स में इजीली एंटर कर जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इंक्रीज पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब अब हमें लोकल एनेस्थेटिक्स की कम डोज देनी पड़ेगी, है ना? सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, क्योंकि अब वो न्यूरॉन में ज्यादा देर तक रहेंगे। एंड इट ऑल्सो रिड्यूस पेन। पेन होता है ड्यू टू लोकल एनेस्थेटिक that is outside the neurons. अगर एक लोकल एनेस्थेटिक्स एलए न्यूरॉन्स के बाहर होता है तो वो न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है, विच में कॉस्ट डैमेज ऑफ न्यूरॉन। तो लोकल एनेस्थेटिक अगर न्यूरॉन्स के बाहर हैं तो वो न्यूरॉन्स को डैमेज कर देते हैं और उससे पेन होता है। अब लोकल एनेस्थेटिक इजीली नर्व्स के अंदर चला जाएगा और इट विल रिड्यूस पेन सेंसेशन। वेरी गुड, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज वन पॉइंट, sodium bicarb is not mixed with 1 La। कौन से La के साथ हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स नहीं करते? द आंसर इज बाइकार्बोनेट को आप कौन से लोकल एनेस्थेटिक के साथ मिक्स नहीं करते? लिखोगे ब्यूपिवाकेन। ब्यूपिवाकेन के साथ हम मिक्स नहीं करते। वाई? बिकॉज ब्यूपिवाकेन के साथ इट इज इनसॉल्युबल इन बाइकार्बोनेट। इट इज इनसॉल्युबल इन बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो कौन से के साथ नहीं करते? ब्यूपी। नेक्स्ट पॉइंट, लोकल एनेस्थेटिक्स आर गिवन along with adrenaline or vasopressin. Any student who you remember? Why we give adrenaline or vasopressin with? Because adrenaline and vasopressin, they produce vasoconstriction. Because they produce vasoconstriction, it will reduce systemic absorption। ब्लड में अब लोकल एनेस्थेटिक नहीं आएगा ऑफ LA, which will increase its local action, which will increase its local effect। पढ़ा था हमने कहीं ना कहीं। एंड अब बच्चों से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन विच सर्जरी यू नेवर मिक्स vasopressor like adrenaline with local anesthetics? कौन सी सर्जरीज के साथ आप, कौन सी सर्जरी में आप
कौन सी सर्जरी में आप लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ एड्रेनालिन नहीं देते? वी ओनली गिव एलए if there is some surgery of टिप ऑफ एन ऑर्गन। पढ़ा था? किसी भी ऑर्गन की टिप पे सर्जरी करते हो तो वहां पे हम एड्रेनलिन साथ में नहीं देते, क्योंकि टिप ऑफ द ऑर्गन पे क्या होती है बेटा? एंड आर्टरी होती है। एंड आर्टरी का मतलब कोई भी और एनास्टोमोसिस नहीं है, एक यही आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई कर रही है। अब एक बात बताओ, अगर एंड आर्टरी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? इश्कमिक नेक्रोसिस हो जाएगा। तो कई सर्जरीज के नाम लिखते हैं, लाइक फिंगर सर्जरी, पढ़ा था हमने, पिनाइल सर्जरी, पिन्ना सर्जरी, नोज टिप सर्जरी। इन सब सर्जरीज में एड्रेनालिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्या हो जाएगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या हो जाएगा? ड्राई गैंग्रीन हो जाएगा। पढ़ा था हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, डन डन। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर कि लोकल एनेस्थेटिक कौन सी नर्व्स को पहले ब्लॉक करता है? तो लिखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ नर्व्स टूवर्ड्स लोकल एनेस्थेटिक। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी नर्व ज्यादा इजीली ब्लॉक हो जाती है एलए से। विच नर्व्स मोर ससेप्टेबल नर्व्स? मोर ससेप्टेबल नर्व्स लिखेंगे, पहला ऑटोनॉमिक नर्व सबसे पहले ब्लॉक होती, उसके बाद सेंसरी नर्व्स ब्लॉक होती हैं, और लास्ट में कौन सी ब्लॉक होती है बेटा? मोटर नर्व्स। लास्ट में कौन सी होती है? मोटर नर्व। सेकेंड पॉइंट, स्मॉल डायामीटर नर्व्स पहले ब्लॉक होती हैं। तो विच नर्व्स गेट ब्लॉक्ड फर्स्ट? एज कंपेयर टू लार्ज डायामीटर। लास्टली माइलिनेटेड नर्व्स पहले ब्लॉक होती, फॉलोड बाय अनमाइलिनेटेड। क्या ये बात समझ आई? तो बेटा इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक्स का हर नर्व्स पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्शन होता है? पहले बताओ, एग्री करते हो? दिस इज नोन एज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफरेंशियल ब्लॉक, डिफरेंशियल सेंसिटिविटी ऑफ नर्व फाइबर्स। क्योंकि हर नर्व फाइबर की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है टूवर्ड्स लोकल एनेस्थेटिक। तो हेंस व्हाट इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ कौन सी नर्व? हेंस विच न्यूरॉन गेट ब्लॉक्ड फर्स्ट? हेंस विच न्यूरॉन इज ब्लॉक्ड फर्स्ट लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ सेंसिटिविटी इज न्यूरॉन ए,
बी एंड सी। क्या आपको एबीसी वर्ड याद आ रहा है? कुछ एबीसी वर्ड याद आ रहा है? ए बी सी। तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। कौन सी क्लासिफिकेशन होती थी न्यूरॉन्स की? कौन सा बच्चा बताएगा? कौन सी क्लासिफिकेशन होती है न्यूरॉन्स की? पढ़ी थी फिजियोलॉजी में। अब बेटा, कैन वी से सी नर्व फाइबर्स आर लीस्ट ससेप्टेबल। सी जो होते हैं बहुत ही लार्ज डायामीटर अनमाइलिनेटेड नर्व्स होती हैं। अब ए भी बेटा बहुत टाइप्स का होता है। ए भी बहुत टाइप्स का होता है। ए में भी लिखेंगे ए, ठीक है, गामा, ऐसे लिखते हैं। अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, फिर डेल्टा होता है, फिर गामा होता है। सबसे पहले कौन सी ब्लॉक होती है? फर्स्ट टू गेट ब्लॉक्ड इज ए गामा। सबसे पहले कौन सी ब्लॉक होती है? ए गामा। सबसे लास्ट में कौन सी ब्लॉक होती है? सी। अब आप बच्चे मुझे बताइए, ए गामा नर्व्स कौन सी सेंसेशन कैरी करती है? एनीवन? ए गामा लिखेंगे। ए गामा मेंटेन्स मसल टोन। So which is the first sensation to get lost? मसल टोन। मसल टोन के बाद क्या लॉस होता है? पिन प्रिक। ए डेल्टा क्या करती है? पिन प्रिक, या फिजियो में पढ़ेंगे। ए बीटा टच सेंसेशन। ए डेल्टा, ए अल्फा मोटर। तो दिस इज द ऑर्डर। बीटा क्या करते हैं? बीटा इज प्री गैंग्लियोनिक। बीटा लिख लेते हैं। बीटा इज प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व। It is C fibers. C fibers is temperature. Now, which student will tell me which sensation is lost last with local anesthetic? लोकल एनेस्थेटिक से कौन सी सेंसेशन लास्ट लॉस्ट होती है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज द लास्ट और लीस्ट ससेप्टेबल। इनका सबसे कम इफेक्ट आता है टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा, इस पे काफी सवाल आते हैं, याद रखें। तो लेट्स टॉक अबाउट नाउ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एल ए ड्रग्स। तो एल ए ड्रग्स का पहले हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर वी नो। स्ट्रक्चर ऑफ एल ए। फर्स्ट पॉइंट बेटा, एल ए में क्या होता है? एक हाइड्रोफोबिक रिंग होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक रिंग। फिर एक बड़ा सा बॉन्ड होता है, और यहां पे होता है NH3 टर्मिनल। यहां पे क्या होता है? NH3 टर्मिनल होता है। मैं ऐसे बना देता हूं आपके लिए सही। एक हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक रिंग होता है, ठीक है, और इस पे एक बॉन्ड होता है, और यहां पे अमीन टर्मिनल होता है, इसीलिए बेसिक होते हैं ना। नाउ दिस अमीन टर्मिनल इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। नाउ दिस एरोमेटिक रिंग इट ब्लॉक्स सोडियम चैनल। तो बताइए, लोकल एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी किससे होती है? हाइड्रोफोबिक रिंग से।
अब बेटा ये जो बीच में इनका जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप्स। या तो ये बॉन्ड एस्टर हो सकता है, या ये बॉन्ड अमाइड का बॉन्ड हो सकता है। तो दिस बॉन्ड is either of ester or this bond is of amide. Hence, we have two types of local anesthetics. One, we have ester containing local anesthetics, and we have amide containing local anesthetic. क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? है ना? अब हाउ टू रिमेंबर देयर नेम्स? Ester containing local anesthetics, they will have only one I अल्फाबेट। इसमें सिर्फ एक ही आई अल्फाबेट होगा। अमाइड कंटेनिंग दे विल हैव टू और मोर आई कंटेनिंग अल्फाबेट। तो मुझे बताइए बेटा, अगर मैं एक ड्रग का नाम लिखता हूं कोकेन, कैन यू टेल मी कोकेन इज एस्टर कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक या अमाइड कंटेनिंग? व्हाट इज योर आंसर? कोकेन जो है एस्टर वाला है कि अमाइड वाला है? कौन सा बच्चा आंसर करेगा? कोकेन को किस में लिखोगे? अगर मैं कहूं लिग्नोकेन, लिग्नोकेन किस में लिखोगे? अमाइड वाले में, है ना? क्या ये बात समझ आई? एस्टर वाले लोकल एनेस्थेटिक में एक आई आता है, अमाइड वाले में दो आईज आते हैं। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, लेट्स राइट द नेम्स ऑफ एस्टर कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक। पहला लिखते हैं कोकेन, सेकंड प्रोकेन, ठीक है, न्यूमोनिक बना लेते हैं, सीपी, सीटी, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, बेंजोकेन, ठीक है। अमाइड वाले में लिखते हैं लैम्पर्ड, कौन है? लैम्प, लैम्पार्ड एक प्लेयर था ना फुटबॉल का, वो लिख दो लैम्पार्ड। एल फॉर लिग्नोकेन, आर्टिकेन। देख रहे हो बेटा कितने आई आ रहे हैं इनमें? मैपीवाकेन, यूपीवाकेन, ट्राइलोकेन, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग ट्राइलोकेन, एटिडोकेन, प्रोपीवाकेन एंड यूपीवाकेन, ठीक है, यूपीवाकेन। So these are the various drugs we have in front of you. कोई बात नहीं राहुल, आप दोबारा देख लेना, समझ गए? अब बेटा एक्सेप्शन टू दिस रूल इज, एक्सेप्शन टू दिस रूल इज xylocaine. Remember, xylocaine is another name of, xylocaine is another name of lignocaine. Xylocaine क्या है बेटा? It is another name of lignocaine, but this xylocaine has only one eye. तो ये एक्सेप्शन याद रख सकते हैं? कैन बी रिमेंबर दिस एक्सेप्शन? तो एक्सेप्शन क्या है बेटा? xylocaine, xylocaine एक्सेप्शन है। अब बेटा फर्स्ट पॉइंट, विच इज द ओनली नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक? एनी आंसर? कौन सा बच्चा बताएगा?
कोकेन के साथ लिखोगे बेटा, इट वॉज द फर्स्ट LA टू बी मेड एंड इट इज द ओनली नेचुरल LA। एक प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, मैं आपको लिखवाऊंगा। एक प्लांट से ऑब्टेन करते हैं एरिथ्रोजाइलोन कोका। बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे बेटा क्या हैं हमारे? सिंथेटिक है। नाउ देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन दिस कंपैरिजन बिटवीन एस्टर एंड अमाइड कंटेनिंग। एस्टर के साथ लिखेंगे बेटा, एस्टर कंटेनिंग पार्ट को हम हट, ये आज पहली बार हुआ है हमारी स्लाइड्स खत्म। ठीक है, xylocaine, इट हैज वन आई, दिस इज द एक्सेप्शन। क्या जाइलोकेन एक्सेप्शन। अब बात करते हैं एस्टर्स वाले में। एस्टर्स वाले लिखेंगे एस्टर कंटेनिंग LA, दे आर वेरी शॉर्ट एक्टिंग। अमाइड कंटेनिंग LA, दे आर वेरी लॉन्ग एक्टिंग। रीजन लिखते हैं क्यों? बिकॉज एस्टर्स वाले LA, दे आर रैपिडली degraded by plasma esterase। अमाइड वाले दे आर degraded by liver amidase। लिवर एमिडेस। अब बेटा मेरा आप लोगों से एक सवाल, विच लोकल एनेस्थेटिक्स आर सेफ इन लिवर डिजीज पेशेंट? कौन से लोकल एनेस्थेटिक लिवर डिजीज वाले पेशेंट में सेफ? एस्टर्स वाले दे आर सेफ इन लिवर डिजीज, they are safe in liver disease, they are contraindicated in liver disease। एस्टर्स वाले दे प्रोड्यूस मोर एलर्जी, इससे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। दे प्रोड्यूस लेस एलर्जी, दे प्रोड्यूस लेस एलर्जी, दे आर लेस पोटेंट, इनकी ज्यादा डोज देनी पड़ती है। दे आर मोर पोटेंट, तो कह सकते हैं दे आर मोर पोटेंट, कम डोज देनी पड़ती है, लॉन्ग एक्टिंग है। तो मुझे बताइए हम आज की डेट में कौन से लोकल एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं, एस्टर्स वाले के अमाइड वाले? रिमेंबर, अमाइड वाले आर द मेन ड्रग्स विच आर यूज। तो अमाइड वाले आर मेनली यूज। एस्टर्स वाले रेयरली यूज होते हैं। कौन से वाले यूज करते हैं हम बेटा? हम अमाइड वाले यूज करते हैं। नहीं, हम अमाइड वाले यूज करते हैं क्योंकि एलर्जी कम होती है, ज़्यादा पोटेंट होते हैं, लॉन्गर एक्टिंग होते हैं। बट एक जगह पे लिवर डिजीज में नहीं देते, वहां पे आप दे देते हो कौन से? एस्टर्स कंटेनिंग। बट बेटा इस रूल का एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज हम क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ स्लाइड्स ख़त्म हो गई। ओके।
तो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिविजुअल एलए से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे एक्सेप्शंस और कहाँ यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो राइट नाउ अबाउट लोकल एनेस्थेटिक्स। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नोट्स बनाने हैं आप बच्चों ने। तो आज के लिए इतना ही। एंड आई होप सभी बच्चों को बहुत सारा एडवांस में ही बच्चों को हैप्पी दिवाली। और अच्छे से दिवाली मनानी है। सीएनएस हो जाएगा बेटा, अब जल्दी खत्म। अभी हम इंक्रीज करेंगे ड्यूरेशन, हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बचा। ठीक है बेटा। तो ये नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। डोंट वरी, ये टॉपिक आप दोबारा फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। ये मैं स्पेशली आपको पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड ईयर के बच्चों को। जो एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे होते हैं तो ये एनेस्थीसिया में ही पढ़ा दिया जाता है। कई बार मैं फार्मा में कई बच्चों के लिए मैं स्किप कर देता हूँ। तो ये चीज़ आप बच्चों के लिए स्पेशल है, लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक। क्योंकि अभी आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको आना चाहिए। फाइनल ईयर में आप दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा जब पढ़ेंगे उससे पहले यहीं पे पढ़ लेना। हाँ बेटा, एक एंटी कैंसर और बचेगा, वो छोटा सा है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। सीएनएस के बाद आप जो कहोगे मैं वो स्टार्ट कर लूँगा। मैं आपको बता दूंगा हम किस वे में जाएंगे। सीएनएस के बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे ऑटोकॉइड्स। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जीआईटी छोटा सा है क्योंकि वो सीएनएस से कुछ रिलेटेड है। फिर हम स्टार्ट करेंगे एंटी माइक्रोबियल और लास्ट में हम स्टार्ट करेंगे एंटी कैंसर। सीएनएस के बाद ऑटोकॉइड्स, जीआईटी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर। आपका दिसंबर से पहले ख़त्म कराएंगे वो, डोंट वरी। आई नो मेरे पूरे प्लान्स और शेड्यूल्स बने हुए हैं, अब कौन सी क्लास लेनी। थोड़ा संडे वनडे भी आएगा बीच में जब हम क्लास लेंगे। ओके, मैं जल्दी, देखो बेटा मैं आपके साथ ना बहुत जल्दी भागना नहीं चाहता। मैं नेक्स्ट वीक भी कोर्स ख़त्म करा सकता हूँ 4-4 घंटे की क्लास लेके। आपको समझ नहीं आएगा, है ना, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे में आपको बॉन्ड वगैरह बना के नहीं बताऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा एस्टर वाला क्या होता है, अमाइड वाला क्या होता है ना। तो डोंट वरी, अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट। तो हैप्पी दिवाली सारे बच्चों को, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वंस के साथ, अगर आपके पास पेट्स हैं, डॉग्स कैट्स हैं, के साथ अच्छे से एंजॉय करके लविंगली आप दिवाली सेलिब्रेट करिए। हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। गुड बाय।